कल रात को अमेरिका और ईरान एक बार फिर एक दूसरे पर टूट पड़े। ईरान ने 3 जहाजों को निशाना बनाया और अमेरिका ने 80 से ज्यादा ईरानियन टारगेट्स उड़ा दिए। ईरान ने कुवैत और बहरीन में यूएस बेसिस पर मिसाइल्स दागे और ट्रंप ने नेटो समिट में खड़े होकर कहा कि डील खत्म। They're liars, they're cheats, they're sick people. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. To me, I think it's over. और वो डील जिसके बारे में सब कह रहे थे कि पीस हो गया, अमन आ गया, असल में तो ये डील थी नहीं। कुछ महीने पहले ईरान और यूएस और इजराइल की इस वॉर को लेकर एक पॉडकास्ट पे मैं गया हुआ था और पॉडकास्ट पे होस्ट ने मुझसे पूछा, ईरान वॉर पर आ जाते हैं, where do you see it going? I don't see it going at a very good place। उसकी वजह ये है कि हक और बातिल की लड़ाई आज की नहीं है, हक और बातिल की लड़ाई पुरानी है और ये आगे भी चलती रहेगी। ईरान और यूएस एक बार अगर फिर लड़ते तो क्या एक ग्रैंड स्केल जंग की तरफ ये दुनिया जा रही है? क्या आपको लगता है कि दोबारा ये बात डील की तरफ या अमन की तरफ जा सकती है और या फिर इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल डिप्रेशन के लिए, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए तैयार किया जा रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले जरा इस पूरी पिक्चर को समझते हैं क्योंकि हालात एकदम से 3 दिन के अंदर बदल गए। 7 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 3 कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया। ये कोई जंगी जहाज नहीं थे, ये माल बरदार जहाज थे जो तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने फौरन जवाब दिया। सेंटकॉम, अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के 80 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल और 60 से ज्यादा IRGC की छोटी अटैक बोट्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों को निशाना बनाती हैं। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में खड़े होकर बयान दिया कि अगर ईरान कुछ भी करेगा तो हम उसका 20 गुना ज्यादा करेंगे। I would say 20 to 1, 20 times tougher. पर ईरान चुप नहीं बैठा। उसने कुवैत और बहरीन यानी 2 गल्फ कंट्रीज में जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं उन पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। और कल 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप टर्की में नेटो के समिट में स्टेज पर आकर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में सीज फायर खत्म हो गया। To me, I think it's over. मैं इनसे मजीद डील नहीं करना चाहता, इनसे बात करना वक्त जाया करना है। और उसने ईरान के तेल बेचने की जो इजाजत है जिसे वेवर कहा जाता है वो भी वापस ले ली। अब नतीजा ये निकला कि तेल की कीमत एक दिन में 4 to 6% ऊपर चली गई। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गई, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब ईरान में खामनाई का जनाजा उठ रहा है। कई दिन से चलने वाला ये जनाजा यानी एक तरफ मातम और दूसरी तरफ जंग। तो सवाल ये है कि जब 2 महीने पहले सारी दुनिया ये कह रही थी कि डील हो गई, अमन आ गया, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, तो फिर ये सब कुछ दोबारा क्यों और ये आग दोबारा क्यों भड़क उठी? इसका जवाब जानने के लिए हमें डील को बहुत केयरफुली देखना होगा। सबसे पहले कहानी को थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। 28 फरवरी सन 2026 अमेरिका और अमेरिका और फेक स्टेट ने मिलकर ईरान पर एक एरियल वॉर शुरू कर दी। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया और आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। ईरान ने जवाब दिया, इसराइल पर मिसाइल्स मारे, यूएस की बेसिस पर हमले किए और सबसे बड़ा पासा तब पलटा जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया पूरी दुनिया का तेल रुक गया, कीमतें आसमान पर चली गई, एशिया में पेट्रोल की किल्लत हो गई। यही ईरान का सबसे बड़ा हथियार था, बंदूक नहीं बल्कि 33 किलोमीटर का एक छोटा सा रास्ता जिसने दुनिया को नाकों चने चबवा दिए। फिर पाकिस्तान बीच में आया। अप्रैल में इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान का वफद इकट्ठे बैठे। ये 1969 के बाद पहली बार 2 मुल्क इकट्ठे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात के लिए रजामंद हुए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, ट्रंप का दामाद
जैरेड कुशनर और ईरान की तरफ से उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर और बीच में बैठे पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार। 21 घंटे ये बातचीत चली। लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी कहानी की जान है। ये जो 21 घंटे की मुलाकात हुई, इसमें सब पॉइंट्स पर बात हो गई, सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़कर, और वो 2 पॉइंट्स सबसे ज्यादा अहम हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब जरा 1 मिनट के लिए माजी में जाएं। इस्लामाबाद अकॉर्ड से पहले मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में अपना एनालिसिस पेश किया था और आपसे कहा था कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट्स पर कमर टूट जाएगी, बात नहीं बनेगी। और उसके चंद दिनों के बाद आपने क्या देखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन जो एक पॉइंट है न्यूक्लियर, वो माने रखता है, उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ था और बात टूट गई थी। बदले में अमेरिका ने ईरान के समुद्री रास्ते पर घेरा तंग कर दिया, नेवल ब्लॉकेड हो गए और 2 महीने धमकी, ब्लॉकेड और एक छोटी लड़ाई होती रही। और फिर जून में कतर और पाकिस्तान की मदद से एक टेक्स्ट तैयार किया गया। ये 17 जून को एक MOU की सूरत में सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पेरिस में वर्सलिस के महल में साइन किया डिनर करते हुए, और पेजेश्कियान ने इसे साइन किया तेहरान में। इसको नाम दिया गया इस्लामाबाद मेमोरेंडम का, और ये वही चीज है जिसको सब लोग पीस डील कहते रहे, समझते रहे, बोलते रहे, लेकिन ये पीस डील थी नहीं। अब जरा पहली बात जो हर किसी को समझनी चाहिए कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ये कोई पीस ट्रीटी नहीं है, ये एक 14 पॉइंट का फ्रेमवर्क था। और उसका असल मकसद क्या था? कि असल मकसद ये है कि 60 दिन तक सीज फायर करेंगे ताकि इन 60 दिनों में असली डील पर बात हो सके। यानी ये डील नहीं थी, ये डील करने का वादा था, और उसकी डेडलाइन मिड अगस्त है, यानी अब से चंद हफ्ते आगे। और उस फ्रेमवर्क के अंदर 4 लूप होल मौजूद हैं जो उस पूरे फ्रेमवर्क को अंदर से खोखला करते हैं। अब जरा एक एक करके हर लूप होल को देखते चले जाते हैं। पहला लूप होल है न्यूक्लियर का मसला, जो अभी तक हल नहीं हुआ। पूरी जंग की बुनियाद जो अमेरिका ने दुनिया को सुनाई है, दुनिया को बताई है, जो चूरन अमेरिका ने दुनिया में बेचा है, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और इस डील में उसका कोई जिक्र नहीं था। इस फ्रेमवर्क के अंदर सिर्फ इतना कहा गया कि फाइनल एग्रीमेंट के बाद ईरान अपने यूरेनियम की एनरिचमेंट को कम कर देगा, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट तो वजूद में आए नहीं। यानी सबसे बड़ी चीज जो थी, जो सबसे बड़ा खतरा था, जो सबसे बड़ा खतरनाक मसला था, जिसके लिए पूरी जंग शुरू की गई, जिसके लिए इतना कुछ किया गया, उसका जिक्र तक नहीं किया गया और उसको गोल मोल छोड़ दिया गया कि सिर्फ 60 दिन के एक पर्दे को क्रिएट करते हैं और उस पर्दे के पीछे इतने बड़े लूप होल को हमेशा के लिए छुपा देंगे। उसके बाद आता है लूप होल नंबर 2, ईरान के मिसाइल्स और उसका यूज बाय द प्रॉक्सीज। अब इसराइल ने और गल्फ मुल्कों ने बार बार एक ही बात कही जब से ये जंग शुरू हुई और जंग से पहले भी, कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो उसकी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह वो इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी नज़र में ये सबसे बड़ा मसला था, लेकिन इस डील में इसका जिक्र तक नहीं था। और ईरान ने साफ साफ कहा था कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम दैट्स नॉट अप फॉर नेगोशिएशंस। यानी जो दुश्मन की नज़र में जंग का सबसे बड़ा हथियार है वो टेबल पर था ही नहीं। तो ये इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर एक लूप होल को क्रिएट कर देता है। और फिर आता है लूप होल नंबर 3, और ये वो असल चिंगारी है जिसकी वजह से आज आग लगी हुई है। हॉर्मुज़ का कंट्रोल जानबूझकर धुंधला रखा गया। डील में कहा गया कि ईरान हॉर्मुज़ खोल देगा, जहाज बिना किसी रुकावट के गुजरा करेंगे, लेकिन सिर्फ 60 दिन के लिए। सोचिए इस जुमले का मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि सिर्फ 60 दिन, यानी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कौन इस रास्ते को कंट्रोल करेगा? कौन टोल लेगा? वो टोल किसकी जेब में जाएगा? टोल का कंट्रोल कौन करेगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इन्हीं सवालात की वजह से आज झगड़ा है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ के लिए एक नया निज़ाम बने जिसमें गुजरने वाले जहाज़ों से वो चार्ज ले और टोल वसूल करे।
ओमान जो ईरान के साथ ये रास्ता संभालता है वो टोल के खिलाफ है और अमेरिका कहता है कि टोल किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। यानी 3 मुल्क हैं और तीनों एक दूसरे के उलट हैं और इस डील का फैसला इसीलिए हवा में छोड़ दिया गया। और फिर आता है लूप होल नंबर 4, स्विट्जरलैंड की वो मीटिंग जो असल में कभी हुई नहीं। यानी डील के बाद तय ये हुआ था सब फरीकैन के दरमियान कि अमेरिका, ईरान और मीडिएटर्स यानी पाकिस्तान और कतर स्विट्जरलैंड के एक शहर बर्गनस्टॉक में बैठेंगे ताकि इस डील के जो अमल दरामद करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस इम्प्लीमेंटेशन टॉक्स का हिस्सा बनेंगे जो कि असली काम था। लेकिन हुआ क्या? जून के आखिर में विटकॉफ और कुशनर ने दोहा में मीडिएटर से मुलाकात की, लेकिन ईरान के बड़े ऑफिशियल्स के साथ कोई हाई लेवल मीटिंग पर कोई बात कंफर्म हुई नहीं। यानी जिस बात पर ये सारी डील बननी थी उस पर बड़े लोगों ने बैठना था। वो निगोशिएशंस इस हफ्ते के धमाके से पहले ही ऑटोमेटिकली रुक चुकी थी। अब जरा इस पूरी तस्वीर को देखें कि एक डील कि जिसमें न्यूक्लियर टाल दिया गया, मिसाइल प्रोग्राम को शामिल ही नहीं किया गया, हरमोज के कंट्रोल को खुला छोड़ दिया गया और उस पर अमल दरामद वाली मीटिंग वो कभी हुई नहीं। ये पीस डील थी। ये सिर्फ पीस डील नहीं, ये 60 दिन का वक्फा था। यानी 2 लड़ने वाले मुल्कों में सांस लेने का वक्फा। पीस डील हरगिज नहीं। तो अब आते हैं असल सवाल की जानिब कि इन चारों लूप होल्स में से इस हफ्ते दुनिया के सामने कौन सा लूप होल फटा? वो फटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल का। दुनिया के सबसे मुस्तनद डिफेंस थिंक टैंक्स में से एक द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर, उन्होंने इस हफ्ते कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ईरान डिप्लोमेसी के जरिए हॉर्मुज का कंट्रोल हासिल नहीं कर सका, तो अब वो ताकत के जरिए वो चीज हासिल करना चाहता है। वो गल्फ ममालिक पर बार बार जोर दे रहा है कि वो ईरान के निज़ाम को कबूल कर लें। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान अमेरिका के साथ एक बड़ी जंग में जाने को तैयार है, एक बड़ी जंग का खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, सिर्फ इस रास्ते के कंट्रोल के लिए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईरान के लिए हॉर्मुज का कंट्रोल जंग से बचने से भी ज्यादा अहम है। वो इस रास्ते पर अपनी गिरफ्त इतनी अहम समझता है कि उसके लिए वो दोबारा अमेरिका से लड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा तुरप का पत्ता है। ईरान अमेरिका की फौजी ताकत का शायद मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमी तबाह है, उसकी करेंसी जमीन पर आई हुई है, लेकिन उसके हाथ में पूरी दुनिया का एक प्रेशर वाल्व है। एक ऐसा प्रेशर वाल्व है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, उसकी मईशत को रोका जा सकता है। वो ये पत्ता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और टोल, वो पैसा उसकी तबाहकुन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की इकोनॉमी की लाइफलाइन बन सकता है। और अमेरिका इस वक्त दोहरा फंसा हुआ है। अमेरिका फंसा हुआ इसलिए कि अमेरिका के पास ताकत है कि वो एक रात में 80 से ज़्यादा टारगेट्स उड़ा कर रख सकता है, लेकिन वो इस रास्ते को महफूज बना नहीं सकता कि अमेरिका के कहने पर कोई भी ताजर, कोई भी शिप अपना तिजारती जहाज इस रास्ते पर खुशी से डाल दे। और वो फंसा हुआ इसलिए क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। इन मिड टर्म इलेक्शंस में अगर तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक फुल स्केल वॉर में जाता है तो प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में जो वोटर है जिसने मिड टर्म इलेक्शन में वोट देने हैं, वो वोट के वक्त ट्रंप को माफ नहीं करेगा। और अगर अमेरिका इस जंग को तूल देता है तो दुनिया की इकोनॉमी का और ऑयल सप्लाई की इकोनॉमी का इतना प्रेशर पड़ता है कि वो प्रेशर खुद अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता और वो प्रेशर अमेरिका में भी आएगा। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यानी ये एक बेहतरीन टाइम है ईरान के पास कुछ भी मनवाने का। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये हमारी कहानी भी है। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल के अंदर एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया है, दोनों ममालिक को एक टेबल पर लाकर बिठाया है, MOU पर एज मीडिएटर दस्तखत तक किए हैं और ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। पाकिस्तान बरसों बाद ग्लोबल स्टेज पर एज मीडिएटर बनकर उभरा है, लेकिन इस सच का एक दूसरा रुख भी है, एक दूसरा एंगल भी है। जब ये डील इस हफ्ते टूटती है तो पाकिस्तान की मेहनत पर भी दबाव आ जाता है
اور ایک اور بات جو رپورٹس میں آئی ہے کہ امریکہ کے کچھ آفیشلز کو شبہ تھا کہ پاکستان ان کو ایران کی پوزیشن کا زیادہ پازیٹیو ورژن دیتا رہتا ہے، یعنی اصل سے تھوڑا الگ. یعنی میڈییٹر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، دونوں طرف کا اعتماد ایک ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک جلتی ہوئی رسی ہے اور اس رسی پر چلنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے اہم کہ پاکستان کے لیے خطرہ اس لیے ہے کہ اگر تو یہ جنگ طول پکڑتی ہے، اگر یہ آگ اور مزید بھڑکتی ہے تو پاکستان کا بارڈر، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، یہ سب دباؤ میں آ جاتے ہیں. پاکستان اس آگ کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے. اس کے لیے یہ سیز فائر صرف ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اس آگ سے دور رکھنے کی ایک کوشش بھی ہے. تو پھر اب کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ دو رستے ہمیشہ کی طرح. پہلا یہ کہ یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ماری کرتے ہیں، لڑائی بڑھتی ہے، لیکن آخری لمحے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ دونوں اس وقت ایک بڑی چیز افورڈ نہیں کر سکتے. دونوں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے. ایران ایک بڑی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا اور امریکہ کا مڈ ٹرم الیکشن سر پر کھڑا ہے. وہ دنیا میں تیل کی مہنگائی اپنے ہاں بھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو شاید چند دن کے بعد پھر ایک نیا سیز فائر آپ کو دیکھنے کو ملے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس بار جیسے کہ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اس بار اس رستے کو، اسٹریٹ آف ہرموز کو چھوڑنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے اور وہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ اس کے لیے وہ ایک بڑی جنگ مول لینے کو بھی تیار ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہتی بلکہ پوری دنیا کی جنگ بن جاتی ہے اور پوری دنیا کی معیشت اس میں کھینچی آتی ہے. اور جس چیز پر نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مڈ اگست کے اندر یہ 60 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے. کیا اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے کوئی بات، کوئی ڈیل بن سکتی ہے؟ کوئی نیوکلیئر پر بات ہو سکتی ہے؟ کوئی ہرموز کے کنٹرول پر سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جنگ وقت کے ساتھ ساتھ طول پکڑتی چلی جائے گی. 2 مہینے پہلے سب کہہ رہے تھے کہ جنگ ختم. 2 مہینے پہلے سب کا اوپینین تھا کہ امن کی ڈیل ہو گئی، جو مسئلے تھے وہ حل ہو گئے. میں نے تب بھی آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ 2 مسئلے ابھی بھی حل نہیں ہوئے، یہ مسئلے باقی ہیں اور جب مسئلے باقی ہوتے ہیں تب مسئلے سر اٹھاتے ہیں. اور فائنلی ان مسئلوں نے سر اٹھا دیا. جب ڈیل سے پہلے مسئلے سر اٹھانے لگے تو ایسی ڈیل نہیں ہوتی، وہ صرف اگلی جنگ کی تیاری کا وقفہ ہوتی ہے.